Let's begin this session from Hindu Adoptions and Maintenance Act. This is your section 23. In the very last session, that is section 22, we discussed about. Section 22 was about maintenance of dependents. So those who have not watched that session, on the top you can see the link, go and watch it out. एंड ऑल्सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट्स कि ये डिपेंडेंट्स कौन होते हैं जिनको पेमेंट करनी है, मेंटेनेंस देनी है, और डिसीज के बाद इन लोगों का हक है कि वो उस डिसीज की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. सो दैट इज मैंशन अंडर सेक्शन 21. फॉर दैट सेशंस लिंक इज ऑल्सो गिवन ऑन द टॉप. गो एंड वॉच इट आउट. After then, next important thing is about amount of maintenance. Like if any person has an obligation or duty to give maintenance to the other person or dependent जो उन पर है, like a son has a duty to give maintenance to his parents, aged and infirm parents, and to his children, to his wife. So यहाँ पर amount of maintenance कितनी होगी, कितनी अमाउंट तक मेंटेन. ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड अमाउंट हो कि एक पर्सन जो कि खुद की अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है बट उस पर हमें इतना एक्स्ट्रा ओवर बर्डन डाल दें या उस पर मॉनेटरी बर्डन इतना हो जाए कि उसको मेंटेनेंस देनी ही होगी. सो टू लुक एट एवरी सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन, जजमेंट द्वारा एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वहाँ पर फिट बैठती है, एंड by looking at all the situations and factors the amount is decided. So we will see in section 23 what are those factors that affect the amount of maintenance. That's why this section 23 is very important to know, because after this you will get all your doubts cleared ki what will be the responsibility of the person in terms of maintenance. So here you can see our official mail address and this is our contact number. Those who want to connect to us or want to share their views, they can send their queries or their views through mail or by this number. As you can see here, section 23 basically is about amount of maintenance. तो ये maintenance कितनी होगी? There is no fixed rule as such laid down regarding the amount of maintenance which each claimant is to have. फिक्स तो कुछ नहीं हो सकता है. मे बी सच अमाउंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा है और मे बी सच अमाउंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं रख सकते कि इस प्रॉपर रूल के साथ ही ये चीज़ रहेगी और इतनी मेंटेनेंस सबको देनी है. ईच केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो ईच केस इज़ टू बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स सर्कमस्टांसेस. क्या सिचुएशन है, कैसे उनके बीच में रिलेशन है, एंड दैट्स वाई दिस मेंटेनेंस डिपेंड्स अपॉन द टोटलिटी ऑफ ऑल द फैक्ट्स. Right, all the facts, all the situations are considered, like the amount of free estate, कितनी उस पर्सन के पास खुद की प्रॉपर्टी है, पास्ट लाइफ ऑफ मैरिड पार्टीज कैसी है, सर्वे ऑफ कंडीशंस इज डन एंड द नेसेसिटीज देखी जाती हैं कि किसी पर्सन के लिए क्या मेजर नेसेसिटी है, राइट्स ऑफ मेंबर्स देखे जाते हैं, एंड ऑन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस एक रीजनेबल व्यू रखा जाता है, पॉसिबली रिक्वायर्ड इन फ्यूचर रिगार्डिंग बीइंग ऑफ कोर्स हैड टू स्केल एंड मोड ऑफ लिविंग, कि एक पर्सन के लिए क्या लिविंग मोड है, क्या उसकी एज है, क्या हैबिट्स हैं, उसकी वांट्स क्या हैं, एंड क्लास ऑफ पार्टीज वो किस कैटेगरी में फॉल करती है. मे बी फॉर वन पर्सन जिसको वो क्लेम कर रहा है वो उसकी विडोड डॉटर इन लॉ है, और मे बी एक पर्सन की वो वाइफ है. तो यहाँ पर जिस पर्सन की वो वाइफ है उस पर ज़्यादा बर्डन है, डॉटर इन लॉ को कुछ ऐसी सिचुएशन है जो देखकर तभी वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. सो बर्डन और ड्यूटी हर पर्सन की डिफरेंट टू डिफरेंट है बाय लुकिंग एट द रिलेशन दे हैव. सो विदाउट डॉटर इन लॉ का भी अगर आपको सिचुएशन समझनी है, मेंटेनेंस समझना है कि वो कब कब किस सिचुएशन में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, सो दैट लिंक इज ऑल्सो गिवन ऑन द टॉप. गो एंड वॉच इट आउट. After then, section 23 states that section 23 vests the court with the discretion to determine the amount of maintenance. बेसिकली सेक्शन 23 का फोकस है यहाँ पर कि मेंटेनेंस की कीमत क्या होनी चाहिए, मेंटेनेंस की अमाउंट क्या है जो कि एक पर्सन को दूसरे को पे करनी है.
एंड टू रिफ्यूज द अवॉइड मेंटेनेंस इवन, यस, सेक्शन 23 सिर्फ यही नहीं बताता कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कब देनी है, बट सेक्शन 23 में ये भी है कि कब कब उस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को रिफ्यूज किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, बाद में जाके सिचुएशंस चेंज हो जाती है, तो जो वो मेंटेनेंस ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया है वो वापस भी लिया जा सकता है, एंड नाउ वन पर्सन इज नो मोर बाउंड टू गिव दैट मेंटेनेंस क्लेम टू अदर पर्सन। सपोज अभी सिचुएशन थी कि एक पर्सन की अनमैरिड डॉटर है, वो उसको क्लेम देगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसकी डॉटर है, अनमैरिड है, आपको देना होगा, बट द टाइम शी मैरिज, जैसे उसने किसी पर्सन से शादी हुई, अब उसकी बेटी अविवाहित की बजाय क्या हो चुकी है, वैवाहिक हो चुकी है, एंड मैरिड सिचुएशन में अब फादर की ड्यूटी नहीं है उसको मेंटेनेंस देना, नाउ द ड्यूटी इज फॉल्स ऑन हर हस्बैंड। सो सिचुएशंस चेंज हुई, दैट्स वाई डिस्क्रिशन जो होनी चाहिए कि कितनी मेंटेनेंस है वो हर सिचुएशन की डिफर करती है। कंडीशंस क्या है, लेट्स सी दीज कंडीशंस। सेक्शन 23 का क्लॉज 2 एंड 3 में ये कंडीशंस मेंशन्ड है। सो इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड, लाइक वाइफ को, चिल्ड्रन को, और यहाँ पर एजिड और इन्फर्म पेरेंट्स की बात हो रही है, सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है, 3 डिपेंडेंट्स की बात हो रही है, वाइफ, चिल्ड्रन एंड एजिड या इन्फर्म पेरेंट्स। तो अगर उनको मेंटेनेंस देना है देन रिगार्ड शैल बी हैड टू, क्या क्या सिचुएशंस पर ध्यान देना होगा, द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज क्या है, रीजनेबल वॉन्ट्स ऑफ क्लेमेंट, क्लेमेंट्स रीजनेबल क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, लाइक चिल्ड्रन है वो एजुकेशन के लिए अपने क्लेम कर रहे हैं, वाइफ जो है अगर उसके साथ बच्चा रह रहा है तो उसको अपनी भी और बच्चों का भी खर्चे के लिए उठाना पड़ेगी जिम्मेदारी। एजिड और इन्फर्म पेरेंट्स है, अगर उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ डिट्रॉयट हो रही है तो उनको हेल्थ के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम चाहिए। सो इफ द क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली, जो क्लेम कर रहा है यहाँ पर, सपोज वाइफ हो, वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और स्टिल वो उससे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि जो वो अलग रह रही है क्या वो सिचुएशन सही है। सपोज वो अलग रह रही है और हस्बैंड चाहता है कि वो उसके साथ आकर रहे, एंड शी इज स्टिल रिफ्यूजिंग टू कम और कोहैबिट विद हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल रीजन, सो यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए वाई शी इज लिविंग सेपरेट। सो इफ दे आर लिविंग सेपरेटली एंड विदाउट अननेसेसरी कॉज, अननेसेसरी रीजन, तो वहां पर मेंटेनेंस जो है वो रिफ्यूज की जा सकती है। राइट, देन नेक्स्ट थिंग, वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी, जो क्लेम करना चाह रहा है कि मुझे इतना पैसा मिले, सपोज एजिड और इन्फर्म पेरेंट्स हैं, वो अपने सन से इतना मेंटेनेंस क्लेम करें, तो ये देखना होगा उनकी खुद की प्रॉपर्टी उनके पास कितनी है, क्या उनके पास पहले से कोई इनकम आ रही है या कोई इनकम का सोर्स है उनके पास ऑलरेडी, और फ्रॉम क्लेमेंट्स ऑन अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स इफ दे हैव एनी इनकम, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन। ऐसा तो नहीं सारा का सारा बर्डन हम एक पर्सन पर डाल दें और जबकि दूसरा पर्सन जो है वो मेंटेनेंस भी ले रहा है, मेंटेनेंस का और खुद की इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी है। सो ये सब चीज़ें देखनी होती है। नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल टू मेंटेनेंस, ये भी देखना कि एक पर्सन पर कितनी ड्यूटी है, वो कितने लोगों का भरण पोषण का खर्चा उठा रहा है। सपोज एट द टाइम उसके पास सिर्फ वाइफ के ऊपर ड्यूटी है उसको मेंटेनेंस देना, और एक टाइम पर उसके पास वाइफ को भी देनी है, पेरेंट्स का भी खर्चा उठा रहा है, अपने बच्चों का भी उठाना, तो वहां पर जो शेयर है वो कम हो जाएगा। So this is very beautifully explained. Next set of reasons we have in determining the amount of maintenance if any to be awarded to dependent. वो अभी just we see the reason of wife, child, चिल्ड्रन जिसको हमने कैटेगरी में रखा और पेरेंट्स को रखा था। अब आ गए यहाँ पर सारे के सारे डिपेंडेंट्स जो कि आपने किए हैं लास्ट टू लास्ट सेशन में, डिपेंडेंट्स कौन कौन है, तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस होंगी। द नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड मीन्स जो पर्सन अब लाइफ वर्ल्ड में नहीं रहा, जिसकी डेथ हो चुकी है और पीछे से उसके काफ़ी ऐसी डिपेंडेंट्स हैं जिनको अब उसकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस चाहिएगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले उसके पास कितनी नेटवर्थ की प्रॉपर्टी रह गई है आफ्टर पेइंग ऑल हिज डेट्स, सारे खर्चे देने के बाद। द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर अ विल, अगर वो पर्सन मरते वक्त अपनी कोई विल बनाकर गया है या कोई भी उसने ऐसी सच डिसीज कोई रिपोर्ट लिखी है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना होगा। देन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो पर्सन की डेथ हुई और जो उसके
डिपेंडेंट्स हैं उनकी क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, रीजनेबल वांट्स ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनकी क्या क्या वांट्स हैं, पास्ट रिलेशंस भी देखेंगे हम। सपोज वाइफ जो है वो ऑलरेडी हस्बैंड से दूर रह रही थी और जैसे उस हस्बैंड की डेथ होती है वो आती है मैं अपनी मेंटेनेंस क्लेम करने, तो अननेसेसरी रीजन की वजह से दूर रह रही थी, उनका पास्ट रिलेशन ही सही नहीं था, तो पास्ट रिलेशन की वजह से अब जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होगी उस पर इफेक्ट होगा ही होगा। ऑल राइट, देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है डिपेंडेंट की। अब डिपेंडेंट्स जो है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज इनके पास कितनी है, इनके पास इनकम का सोर्स क्या है, एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स क्या होंगे। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड बेसिकली। अभी अर्लियर जो हमने क्लेम्स देखे थे वो थे उन वाइफ हस्बैंड सॉरी वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के। नाउ हेयर वी seen these dependents claims on the deceased person who is now no more in this world. So with this I end up this session, and in next session we'll meet you with another important topic. Till then, maintain continuity, keep watching. If you have not taken our membership plan, start taking these and subscribe it more and more, share it more and more. Till then, have a nice day. Thank you.